नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बताया गया कि पिछले 4 दिन में 5 दिन में एक्चुअल में हुआ क्या है और क्या क्या हुआ है। 7 मई को बिल्कुल पिन पॉइंट आतंकवादी ठिकानों पर, उनके मुख्यालय पर मिसाइलें दागी गई और वहां सैकड़ों आतंकवादियों का राम नाम सत्य कर दिया गया। इसके अलावा उनके 10 एयरबेस तबाह कर दिए गए। उनका एयर जो आपका डिफेंस एयर सिस्टम है, लाहौर का भी और दूसरी जगह का भी, उसको तबाह कर दिया गया। और कुल मिलाकर के जो हमारी सैन्य कार्रवाई थी, उसमें पाकिस्तानी सेना के 40 से ज्यादा अफसर और जो सैनिक हैं वो मारे गए। जो उनके सामरिक ठिकाने थे वो तबाह होना, और जो मौलाना आसिम मुनीर धमकियां दे रहा था, वो भागा भागा अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका से संपर्क स्थापित करवाता है, अपने डीजीसीएमओ से, हमारे डीजीसीएमओ से संपर्क करवाता है और युद्ध रोकने की यानी सीज फायर की गुहार लगाता है, तो इसको हम भारतीय सेना की जीत मानेंगे, अपनी सरकार की और भारत की जीत मानेंगे, या पराजय मानेंगे। दूसरी बात, जो एक मिस परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि साहब आधा अधूरा काम छोड़ दिया, बड़ा इस समय आसान था कि पीओके को वापस ले लें। ये वो लोग इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो असल मकसद था इस पूरे ऑपरेशन का, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्चुअल में अतीत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो श्रेय दिया जाना चाहिए, सेना की तैयारियों का, पराक्रम का, पिछले 10-11 साल में जो उसको सेना को उपकरण दिए गए हैं, अत्याधुनिक संचार उपकरण दिए गए, S-400 एयर डिफेंस प्रणाली और 4-5 और, जिनकी वजह से जो ड्रोन के, मिसाइल के, हवाई जहाज के हमले हुए, जिसमें बहुत बड़ी आबादी मारी जा सकती थी, उसको रोकने में हम कामयाब हुए। और ऐसी मिसाइलें जिनकी वजह से हमने अपने टारगेट स्थापित किए और पाकिस्तानी सेना को बैकफुट पर धकेल दिया, बहुत बड़ी क्षति उसको पहुंचाई। उस नैरेटिव से ध्यान हटाने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है। 1971 में क्या हुआ था, कौन सी परिस्थितियां थी, और इंदिरा गांधी के माथे पर जो एक कलंक है कि बिना पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने सैनिकों की वापसी के उन्होंने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया था शिमला समझौते के बाद। वो कलंक तो कभी धुल नहीं सकता, लेकिन इंदिरा गांधी को महान बताने की कोशिश हो रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन बुलाओ। किस लिए? ताकि जो हमारी सेनाओं को इस समय कामयाबी मिली है और जो पाकिस्तान की भद पिटी है, उससे किसी तरीके से ध्यान डाइवर्ट किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वाहवाही हो रही थी सीज फायर से ठीक पहले तक, उसको किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास। उनके जुड़ करके इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बिना सेना के मूवमेंट के, हमने तो देखे हैं, आपने भी देखे हैं, 71 का युद्ध भी हमें याद है, छोटे थे, 10 साल के थे, लेकिन याद है। 98 का भी, 99 का भी देखा है, कारगिल युद्ध, जब ट्रकों पर, रेलगाड़ियों पर हमारे टैंक लद करके जाते थे, सेना का बहुत बड़े पैमाने पर
मूवमेंट होता था। और हमने ये भी देखे हैं कि जो वीर गति को प्राप्त होते थे सैनिक, उनके शव तिरंगे में लिपट करके घरों में आते थे। कारगिल युद्ध में ही 526 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, अफसर शहीद हुए थे। इस बार ये सब नहीं हुआ। इसके बावजूद जो सबक पाकिस्तान को सिखाया है, और वो भी इसलिए कि पिछले 11 साल से सेना को हर तरह के उपकरणों से लैस किया गया, और जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है युद्ध की, ये हमारा देश पिछले 11 सालों में दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो अपनी जगह से हिले बिना मिसाइलों के जरिए और दूसरे उपकरणों के जरिए दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। तो जो एक श्रेय इस समय प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, जब से सीज फायर हुआ है, हाँ एक बेवकूफ़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इसका श्रेय लेने की कोशिश की कि हमने मीडिएटर की भूमिका निभाई, दोनों देशों को तैयार किया, उन्होंने जो ट्वीट किया, जो मैसेज दिया, उससे एक गलतफहमी पैदा हुई। लेकिन जो कुछ पिछले 4-5 दिनों में हमारी सेनाओं ने किया है वो तो अभूतपूर्व है। नहीं बिल्कुल। और सर ये जो 1 दर्जन के आसपास जो एयर बेसेस जो तबाह किए हैं, एक तो ये, और वो भी बिना एलओसी क्रॉस किए हुए, पहली बात। अभी तो असल में युद्ध तो जैसे ये युद्ध था ही नहीं। पहले दिन से भारत ने कहा था कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया है, ना किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन में। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के जो ठिकाने थे, आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां थी, उन पे हमला किया। और अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा तो हम भी आगे रिएक्ट नहीं करेंगे। ये तो सिंपल था डे 1 से। इसलिए इन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये कोई ऑल आउट वार नहीं था। ये भारत की जनता को पहले समझ लेना चाहिए, सबसे पहले, नंबर 1। नंबर 2 सर, उसके बाद जो इस युद्ध की जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला जो कंक्लूजन ये निकला है, पूरी दुनिया जिसको लेके अचंभित है, इंक्लूडिंग अमेरिका, चाइना और जितनी भी मिलिट्री फोर्सेस हैं दुनिया की, भारत ने जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से और अपने मिसाइलों से एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड हमले किए हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट किया और ऑलमोस्ट 100% सक्सेस हासिल की है। जी हाँ। और जो भारत के अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर वगैरह, और ये 6 टियर सुरक्षा व्यवस्था है हमारे पास, इसको देख के सर पूरी दुनिया अचंभित है। और आज मेरे एक मित्र बता रहे थे कि अमेरिका, फ्रांस और विभिन्न जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाले देश हैं, उनकी साख खतरे में है। और भारत ने इतनी जबरदस्त बढ़त हासिल कर ली है टेक्नोलॉजी में कि अब आगे भारत की तरफ सारी दुनिया देखेगी, स्पेशली एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी। और आने वाला समय ही मिसाइलों का है। तो इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कंक्लूजन ये निकलने के आ रहा है कि इस युद्ध के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयुध निर्माता देश बनकर उभरेगा, पहली बात। दूसरी बात है सर, जिस तरीके से पूरी की पूरी एयरफोर्स, एयर बेसेस, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने तबाह किया है यहां बैठे बैठे, और जो वो उनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल जहां रखा था, लोग बताते हैं, जो जानकार लोग बताते हैं कि ठीक उसके गेट पे मिसाइल मारी है, न 1 मीटर आगे न पीछे। सरगोधा। उसके अलावा सरगोधा एयरबेस का वो जो हवाई पट्टी थी उसको तबाह किया। अच्छा, उनका पूरा रडार सिस्टम, उनका एयर डिफेंस सिस्टम सब पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। सर, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि हमसे उलझने की कोशिश मत करो। अभी तो हमने युद्ध तो किया ही नहीं, ये तो ऑपरेशन सिंदूर में इतना कर दिया है। भगवान ना करे कि हमसे तुमको युद्ध लड़ना पड़ जाए। यदि जिस दिन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर जब हमला करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 2 दिन से ज्यादा धरती के नक्शे पे भी दिखाई दे पाएगा। अब सर बात यह ना कि इतना पराक्रम, इतना शौर्य
और मोदी जी की इतनी विराट लोकप्रियता, इससे कांग्रेस को दिक्कत तो होनी जरूर। ये वही कांग्रेस है ना जो राफेल के खिलौने पर नींबू और मिर्च लटका के जो है प्रदर्शन कर रही थी, ये वही कांग्रेस है ना सर। और अच्छा, दूसरी बात है कि कांग्रेस आज भी 71 के जमाने में जी रही है। उसको पता नहीं है कि 71 से लेकर आज तक दुनिया, मतलब 55 साल हो चुके हैं इस चीज को, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। युद्ध की रणनीतियां, युद्ध की तकनीकी कहां से कहां पहुंच गई है। अब वो पुराना जमाना नहीं है जब 303 राइफलों से जो है लड़ाई हुआ करती थी। अब तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। तो सर, मोदी जी की लोकप्रियता वाकई कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 सर, बात यह ना कि ये कोई युद्ध विराम नहीं है। पहली बात, क्यों? क्योंकि ये युद्ध ही नहीं था। इसका नाम, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया था कि भैया ये पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने या पाकिस्तान पे कब्जा करने या पीओके को छुड़ा के अपने में मिलाने का ऑपरेशन नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उन 9 आतंकी फैक्ट्रीज को खत्म करने का ऑपरेशन था। और एक चीज है, वो अमेरिका में सर एक सिस्टम होता है, वो न्यायाधीश जो होता है जब किसी को दोषी पाता है और अगर कोई पेशेवर अपराधी ना हो या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो सजा दे के 2-3 साल उसको सस्पेंड कर देता है। सस्पेंडेड द सेंटेंस, कि तुमको दोषी पाया, तुमको 2 साल की सजा भी है, पर यह सजा तब लागू होगी अगर तुम दोबारा किसी अपराध में पकड़े जाओगे। तो उसको जीवन भर के लिए बांध देता है। सर, आज पाकिस्तान को भारत ने आगे आने वाले लंबे समय तक के लिए बांध दिया है कि आज के बाद अगर फिर कभी कोई हिमाकत तुम्हारी तरफ से हुई तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसकी वही सजा मिलेगी जो ऑपरेशन सिंदूर में मिली है। और ऑपरेशन सिंदूर एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है। तुमने जरा सी गड़बड़ की, हम फिर मारेंगे। ये सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जी। और ये जो सोशल मीडिया पे तलवार भांजने वाले हैं और जो मोदी को गालियां निकालने वाले हैं, मुझे लगता नहीं कि इनके परिवार के लोग सेना में होंगे या इनको सेना की कार्रवाइयों का एबीसीडी भी पता होगा। अब आप देखिए, 22 तारीख को यह घटना हुई पहलगाम में, जिसमें 26 हिंदुओं को उनकी पहचान करके, उनकी पेंटे उतरवा करके उनको गोली मारी गई, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने। और इनमें 2 जोड़े तो ऐसे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। ऐसे बच्चों की भी हत्या की गई वहां पर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में रोक करके वापस भारत लौटे। योजना बनाई गई, ऐलान किया गया कि जिन्होंने भी ये कृत्य किया है या कराया है, जो भी इनके आका हैं, वो कहीं भी होंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और वैसा ही किया। अगर लश्कर का और जैश का हेडक्वार्टर उड़ा दिया जाता है, अगर 100 आतंकवादी मार डाले जाते हैं, अगर हमारा जो एयर इंडिया का विमान अपहृत करके कंधार ले जाया गया था, उसमें जो आतंकवादी थे उसको भी उड़ा दिया जाता है इस कार्रवाई में, तो ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई थी क्या? यानी एक तरीके से जो इन्होंने पहलगाम में दुस्साहस किया था, क्योंकि कश्मीर शांत हुआ था, कश्मीर में 4 स्तर के चुनाव हुए थे, वहां पर सरकार बन गई थी, विधानसभा लोकसभा चुनाव भी हुए और वहां पर विकास के काम भी हो रहे थे। तो एक बड़ी साजिश थी कि कश्मीर को फिर से पटरी से उतारा जाए और उसमें हिंदुओं को भी नाराज करने और एक सांप्रदायिक विद्वेष शुरू करने की, जो 90 के दशक में हुआ था, कश्मीरी पंडित और हिंदुओं को वहां से भागने के लिए बाध्य किया गया था, वैसा ही कांड ये किया गया था। लेकिन जो जिस मकसद के लिए ऑपरेशन सिंदूर आयोजित किया गया, लॉन्च किया गया, वो उद्देश्य तो पूरा हो गया था।
उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई है, यानी युद्ध की स्थिति अगर आई तो वो इसलिए आई कि पाकिस्तान ने हम पर अटैक किए, हमारे नागरिक ठिकानों को टारगेट किया, हमारे धर्म स्थलों को टारगेट किया, हमारे सैन्य बेस को टारगेट किया, तब जाकर के हमारी मिलिट्री ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सर देखिए, वो तो जो अढ़ाई मोर्चे वाली बात जो विपिन रावत साहब ने कही थी। विपिन रावत साहब ने की थी, वो बहुत बहुत एक कड़वी सच्चाई है जिसको हमको अपने देश में स्वीकार करना ही पड़ेगा। और राष्ट्रीय महत्व के, और जब देश जो है युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, तब कम से कम हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं करनी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम तब जो है राजनीति नहीं करेंगे इस राष्ट्रीय मुद्दों पर। और जिस तरीके से भारत को जबरदस्ती भारत पे युद्ध थोपने की कोशिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा, फिर वो चाहे डीप स्टेट हो, और मुझे तो लगता है कि भारत को युद्ध के लिए हमारा विपक्ष भी उकसा रहा है। वो चाहता है कि भारत लंबे समय तक युद्ध में उलझ जाए, जिससे कि भारत जो प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा था वो उसकी प्रगति रुक जाए। ये हमारा विपक्ष भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया है। आखिर कांग्रेस के एक नेता द्वारा राफेल के खिलौने पर नींबू और मिर्च लटका के प्रदर्शन करने का क्या मतलब था, आप बताइए मुझे। आप यही तो चाहते हैं ना कि भारत, अच्छा वो भी बिना तैयारी के, मतलब पहलगाम के 1 घंटे के अंदर भारत हमला कर दे, और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर यही लोग चिल्लाएंगे कि हाय दाल महंगी हो गई और हाय तेल महंगा हो गया। फिर महंगाई के लिए भी सर यही लोग रोएंगे। अच्छा अभी तो गनीमत मानिए कि अभी एक भी बॉडी बैग है सीमा से भारत में किसी गांव तक नहीं पहुंचा है। अगर एक भी बॉडी बैग पहुंच गया तो यही लोग जो आज भारत को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि हाय मर गए, मोदी ने मरवा दिया, हाय मोदी की दाल महंगी हो गई। तो सर ये राष्ट्रभक्त लोगों की निशानी नहीं है। राष्ट्र मोदी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए राष्ट्र प्रथम है, और इनके लिए राजनीति प्रथम है, पहला। और सर मैं तो एक बात जानता हूं, भारत ने इस युद्ध में अभी अपनी छोटी छोटी, वो कहते हैं ना बच्चा मिसाइल जिसको बोलते हैं सर, छोटी मिसाइल मार के पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि यदि हम तुम्हारे एयर बेसेस उड़ा सकते हैं तो तुम्हारा हम मिलिट्री हेडक्वार्टर भी उड़ा सकते हैं, तुम्हारे प्रेसिडेंट का, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का, और तुम्हारे आर्मी चीफ का अड्डा भी उड़ा सकते हैं। हमारे लिए ये चुटकियों का खेल है, और हमने तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम भी ताड़ लिया है, हमने तुम्हारी एयरफोर्स की ताकत भी देख ली है, और हमने तुम्हारे जो ड्रोन्स एंड प्रोजेक्टाइल और तुम्हारा मिसाइल सिस्टम है उसका भी हमने थाह लगा लिया है। तुम हमारी जद में हो, हम जिस दिन चाहेंगे तुम्हारे सिर पे मिसाइल मार देंगे। सर ये पाकिस्तान को जो संदेश मिल गया है, और सारी दुनिया को मिल गया है कि डोंट मेस विद अस। हमारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया में इस समय नंबर 1 है। अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी और इजराइल जैसे देश भी अचंभित हैं कि भारत के वैज्ञानिक और भारत के सैनिक हमसे ही एयर डिफेंस सिस्टम लेके हमसे बेहतर चला रहे हैं। सर जो S-400 की सक्सेस रेट 80% से ज्यादा नहीं है, और हमारा आकाश जो है, आकाश और वो जो है 100% से ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, तो दुनिया तो सर अचंभित है। पर सर भारत की इतनी जबरदस्त धाक पूरी दुनिया में जम जाए और मोदी की, तो इससे तो कांग्रेस को तो परेशानी होगी सर। इसलिए वो जो मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है उसको काउंटर करने के लिए अब ये जॉइंट सेशन बुलाएंगे, स्पेशल सेशन बुलाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है सर। ये घटिया राजनीति है कांग्रेस की, और कांग्रेस को इस समय कम से कम इस घटिया राजनीति से बाज जाना चाहिए। अगर हम 1971 की बात करें बाबा जी,
1971 में क्या हुआ था? 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति सेना युद्ध में थी। वो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए थी। करीब 1 करोड़ लोग बांग्लादेश से माइग्रेट होकर के हमारे यहाँ शरणार्थी बन चुके थे। उनका बोझा हमारे कंधों पर आ गया था। इंदिरा गांधी ने मानेक शाह को बुला करके कहा कि अब तो हमें ये काम करना पड़ेगा। मानेक शाह ने कहा कि मुझे 7 महीने चाहिए मैडम तैयारी के लिए, हम अभी तैयार नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है तैयारी करिए, और वो चाहती थी कि जो बारिश का मौसम है उसी में सेना अपना अभियान शुरू करे। मानेक शाह ने कहा कि नहीं हो सकता, हमारी अपनी कई तरह की रणनीतियां होती हैं, उनको देखना होता है। 7 के बजाय 9 महीने लिए थे उस समय मानेक शाह ने। 9 जी। महीने बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था। यहाँ तो आप हिसाब लगा लीजिए, 22 तारीख को ये काम हुआ और उसके बाद 7 तारीख को हमने आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करके रख दिए, 100 आतंकवादी मार दिए। तो जरा अपने मुंह पर हाथ फेर लें जो इस तरह की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। 1971 की स्थितियां अलग थी, मुद्दे अलग थे, भारत के सिर पर आ पड़ी अलग थी वो चीजें। लक्ष्य अलग थे सर। जी हाँ। वो युद्ध बांग्लादेश की मुक्ति के लिए ही लड़ा गया था। ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकी ठिकानों, जो आतंक बनाने वाली फैक्ट्रियों, मदरसों पर हमला करने के लिए और उसमें बैठे आतंकियों को मारने के लिए शुरू हुआ है। उसका टारगेट ही सिर्फ उतना सा है। इट इज अच्छा, वो पूरा युद्ध था 1971 जिसमें हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके एक कंट्री को इन्वेड किया था। ये वो युद्ध नहीं है। इसको कांग्रेस को और देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा। नहीं, समझ तो रहे हैं वो, लेकिन मक्कारी कर रहे हैं। जिस दिन पीओके को लेने के लिए युद्ध होगा और वो अगर एम पूरा ना कर पाए हमारी सेना या हाँ, हमारे प्रधानमंत्री, तब आपको सवाल उठाने का हक बनेगा। बिल्कुल। लेकिन आज आज टारगेट हमारा पीओके नहीं था। ये जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा। और ये पीओके पीओके कौन चिल्ला रहा था? मीडिया का एक हिस्सा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी नादान लोग और कुछ राष्ट्रवादी, वो पीओके की बात कर रहे थे। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और नरवणे से लेकर के और जनरल वीपी मलिक और दूसरे आपके जो ब्रह्म चेलानी के, जी ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आएंगे। अरे पाकिस्तान तो ऐसे मौके खूब देगा, वो तो हाँ, अभी देख लेना। वो तो ऐसी टेढ़ी दुम है, वो सुधर ही नहीं सकता। तो वो तो, और इसीलिए हमने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है। हमने कहा एक भी आतंकवादी वारदात होती है तो हम उसको युद्ध मानेंगे, फिर शिकायतें नहीं करेंगे, डोजियर नहीं भेजेंगे जैसे मनमोहन सिंह के समय डोजियर भेजे जाते थे। हम सीधे मिसाइल दागेंगे। नहीं नहीं, और सर जिस दिन पीओके लेना होगा ना, उस दिन घोषणा करके कि भैया अब पीओके में घुसने जा रहे हैं। और सर जहां तक बात है नहीं कि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलेंगे, सर ये कुत्ते की दुम है, ये तो ऐसे टेढ़ी रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये अभी और डिसइंटीग्रेट होगा। अभी आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। आज की जो पोजीशन है सर, इंडिया ने, आप देखें ना इसको, इस स्ट्रेटेजी के रूप में देखिए। भारत ने एक फ्रंट खोल दिया, तो वो जो पाकिस्तान जो पहले ही वो वहां अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और बलूचियों से पिट रहा था, उसके लिए भारत ने एक नया फ्रंट खोल दिया। सारी की सारी सेना इधर लगा रखी है। और यहां पे इस सेना का जमावड़ा अगर 1 साल पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा के रखे भारत, तो फिर पाकिस्तान तो एक हफ्ते में दिवालिया हो जाएगा। आज पाकिस्तान युद्ध लड़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ जो विजिलेंस करनी है और बॉर्डर पे जो निगरानी करनी है ना, 1 हफ्ते निगरानी का बजट पाकिस्तान की बात नहीं है। ऐसे में बीएलए को एकदम खुला मैदान मिल जाएगा और भारत बलूच विद्रोहियों को उकसा के उनको मदद करके
पाकिस्तान के 2 टुकड़े उस बॉर्डर पे कराएगा और उसके बाद एक एकदम कमजोर, एक्सपोज्ड, डीमोरलाइज्ड पाकिस्तान आपके पास होगा। तो ठीक है, बलूच विद्रोहियों को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद बहुत मौका मिलेगा आपको पीओके लेने का। और जो काम बलूच कर रहे हैं, सुनिए, पीओके आएगा पर हमें अपने हाथ नहीं गंदे करने पड़ेंगे सर। पीओके के लोग ही जैसे बलूच मार रहे हैं ना, उसी तरह मार मार के इनको भगाएंगे और खुद बोलेंगे कि भैया हमें शामिल करो। और ये सेशन, स्पेशल सेशन क्यों बुलवाना चाहते हैं पार्लियामेंट का? सिर्फ गंदी ताकि राजनीति करेंगे, सिर्फ तो गंदी राजनीति करेंगे। वहां खड़े होकर के पाकिस्तान की प्रशस्ति करें और अपनी सेना की और प्रधानमंत्री की आलोचना करें, उनकी छवि खराब करें, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कुछ तो कम से कम प्रधानमंत्री की छवि को मलिन किया जा सके, जो लोकप्रियता बढ़ी है। नहीं, पीछे से इनकी जो बयानबाजी रही है इस पूरे गिरोह की, सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिए या आपकी वो नेहा सिंह राठौर ने जो बयान दिए, उन बयानों को उठा के जो है पूरी की पूरी पाकिस्तान की लॉबी जो है अपनी संसद में और अपने पूरे उनका मीडिया जो है इन्हीं के बयानों को दोहरा के खुद को क्लीन चिट दे रहा था और भारत को दोषी ठहरा रहा था, मोदी को दोषी ठहरा रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो पुलवामा से लेकर उड़ी से लेकर यहां तक जो है। तो आप लोग पाकिस्तान को मसाला दे रहे हैं, अपने देश में बैठ के अपने देश की जो है सरकार को, अपने देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, अपनी देश की सेना को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के लिए। और ये यही करेंगे, देख लीजिएगा संसद में ये जो कुछ बोलेंगे उसको पाकिस्तान औजार हथियार बना के इनके बयानों को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में जो है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएगा। वो सारी बयानबाजी कांग्रेस करेगी। और ये जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। हाँ जी, अपने कर्म नहीं देखेंगे, अपने बयान नहीं देखेंगे, और कब आप देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं ये भी नहीं देखेंगे। बाबा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आखिरी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। जी जी जी। इससे पहले कश्मीर में एक ऐसा परसेप्शन बनाया जाता था कि कश्मीरी सब प्रो पाकिस्तान है। सर जब से पहलगाम हुआ है और कश्मीरियों के पेट पे लात लगी ना सर, कश्मीरियों के पेट पे लात लगी है, तो उनका सारा पाकिस्तान प्रेम काफूर हो गया है। क्योंकि सर एक चीज तो ध्यान रखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सर पाकिस्तान ने ये पहलगाम करके ना कश्मीरियों के पेट पे लात मार दी। आज कश्मीर का ये हालत है कि सन्नाटा है सर, डल रोड पर कौवे उड़ रहे हैं। और जिस कश्मीर में 20,000 रुपए में, भी मेरा एक दोस्त जम्मू का रहने वाला है और वो कश्मीर में अभी सरकारी काम से गया था, सरकारी कर्मचारी है जम्मू का। आज मेरी उनसे बात हो रही थी, कहता 300 रुपए में श्रीनगर में कमरा मिल रहा है, 300 रुपीज। 20,000 में वो कमरा बिक रहा था सर। जिस दिन पहलगाम हुआ है ना उस दिन वो कमरा 20,000 में नहीं मिल रहा था, आज 300 रुपए में। तो सर वही बात है कि सारा पाकिस्तान प्रेम निकल गया कश्मीरियों का। आज पूरा का पूरा कश्मीरी जो है पाकिस्तान को गाली दे रहा है कि इन्होंने जानबूझ के हमारे, और अब की बार जितने ये ड्रोन जो है अटैक्स हुए हैं, तो श्रीनगर कहता है कि यदि तुमको इतना हमसे प्रेम है तो तुम श्रीनगर की आम सिविलियन पॉपुलेशन पे ड्रोन हमले क्यों कर रहे हो। हालांकि इंडियन आर्मी ने वो सारे ड्रोन इंटरसेप्ट किए, पर उनका असर मलबा जो तो गिरता ही है ना, तो वहां लकड़ी के मकान है, बराबर आग लगने का खतरा होता है। इसलिए सारे कश्मीरी जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लेके रात भर वहां पे ड्यूटी दे रहे थे कि किसी लकड़ी के मकान में आग न लग जाए, और पाकिस्तान को गरिया रहे हैं पानी पी के। ये एक नई डेवलपमेंट है कश्मीर में। बहुत बड़े मैसेज पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार देने में कामयाब हुई है, लेकिन जितनी बौखलाहट इस समय सीमा पार दिखाई दे रही है उससे कम बौखलाहट मोदी विरोधियों के बीच में भी दिखाई नहीं दे रही है। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद सर, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम।